डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोगों ने दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया था, माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैक्रोमॉलिक्यूल्स के 4 ट्रू टाइप्स बताए गए हैं: प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स। न्यूक्लिक एसिड तक की बात हम लोग कर चुके थे। अब इस सेगमेंट में हम लोग एंजाइम्स की बात करेंगे। एंजाइम्स को इंट्रोड्यूस करना हो तो सिंपली एक वर्ड में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंजाइम्स मींस बायोकैटालिस्ट। कैटालिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली एज अ सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट तो इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर कंपाउंड, उस पर्टिकुलर केमिकल का जो प्रेजेंस है वो उस केमिकल रिएक्शन के रेट को बहुत बढ़ा देता है। तो एंजाइम क्या है? एक कैटालिस्ट है। इसका ये मतलब हुआ कि एंजाइम्स का प्रेजेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करेगा? बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, स्पीड अप कर देगा। और अगर एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, वो पर्टिकुलर कैटालिस्ट नहीं प्रेजेंट है, तो उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा। इसका डिस्कवरी की बात करें तो एंजाइम्स की डिस्कवरी बकनर नाम के एक साइंटिस्ट ने यीस्ट में की थी। एंजाइम जो टर्म बना है वो इस बात से ही जुड़ा हुआ है कि उसकी डिस्कवरी किस ऑर्गेनिज्म में हुई थी। एंजाइम्स की डिस्कवरी यीस्ट में हुई थी। तो एंजाइम का मतलब ही होता है इन यीस्ट। एन का मतलब इन और जाइम का मतलब जाइमेस, जो एंजाइम था डिस्कवर किया गया और यीस्ट में वो पाया गया था। तो बकनर ने डिस्कवर किया था यीस्ट के अंदर और उन कैटालिस्ट को नाम क्या दिया गया? एंजाइम्स। और ये जो पर्टिकुलर टर्म है एंजाइम को क्रिएट करने वाले साइंटिस्ट का नाम है कुहन। तो एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट व्हिच स्पीड अप द रेट ऑफ एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये हम लोग लास्ट सेशन में ये डिस्क्राइब किया था हम लोगों ने कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का नेचर क्या होता है, कितने टाइप के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं। मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, अपने प्रोडक्ट के नेचर के बेसिस पर। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, तो लिविंग सिस्टम के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी ये केमिकल रिएक्शंस जो स्टेप वाइज केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको हम सब क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का एक ऐसा कोई स्टेप नहीं है कि जिसमें एंजाइम्स न इन्वॉल्व होता। इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी सामने आएगा हम लोग के। तो एंजाइम्स जो हैं वो यीस्ट में डिस्कवर किए गए और एंजाइम्स क्या हैं? ये बायोकैटालिस्ट हैं। सभी एंजाइम्स ऑलमोस्ट, बिल्कुल 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। ये एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है बायोमॉलिक्यूल का कि ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम बट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। रिपीट दैट, all the proteins are not enzymes but all the enzymes are protein in nature। बायोलॉजी साइंस से एक्सेप्शंस का, तो इस स्टेटमेंट का भी एक्सेप्शन है। तो ये बोलने का मतलब क्या हुआ कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर का मतलब ये हुआ कि ये सभी का फॉर्मेशन, एंजाइम्स के फॉर्मेशन का जो ब्लूप्रिंट होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है और डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट होकर ये क्या होता है? ट्रांसक्राइब होकर इनका एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एंजाइम्स आर डीएनए कंटेनिंग बायोमॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पर इनके एक्सेप्शंस भी पाए जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे एंजाइम्स भी नेचर में पाए जाते हैं जो डीएनए कंटेनिंग नहीं होते हैं, प्रोटीन नेचर में नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? वो आरएनए कंटेनिंग होते हैं। ऐसे एंजाइम्स को जो आरएनए कंटेनिंग होते हैं उनके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? राइबोजाइम। आरएनए कंटेनिंग एंजाइम्स को क्या करते हैं? राइबोजाइम्स। फर्दर जनरल इंफॉर्मेशन की हम लोग बात करें तो एंजाइम्स लाइक प्रोटीन, मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो प्रोटीन की तरह से ही ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि किससे रिलेटेड होता है? अमीनो एसिड के सीक्वेंसिंग से। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि उनके फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड होता है, शेड लाइक है कि हेलिकली कॉइल्ड है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जिसमें हेलिकल कॉइलिंग के शो करने से इसमें डिफरेंट क्रेवाइसेस या पॉकेट्स जनरेट हो जाते हैं। और एंजाइम्स में ये जो क्रेवाइसेस या पैकेट्स बनते हैं किस स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जब आप डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी हमने ये कहा था कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए टर्शियरी एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है उस
का इम्पोर्टेंस यही है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स। और एक्टिव साइट एक एंजाइम का वो पार्ट होता है जहां पर कि सबस्ट्रेट अटैच होता है और अटैच होने के बाद फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। फर्दर तो ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ही है, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्रिएट एक्टिव साइट्स बाय व्हिच एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन एट हायर रेट। तो ये एक तरह के कैटालिस्ट होते हैं। जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो कैटालिस्ट ऐसा नहीं, प्रोटीन है, ऑर्गेनिक है, तो ऐसा नहीं कि केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज, अगर सिंपली हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले सिर्फ ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है, ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ पर जनरली क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम्स जो कि एक ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है, बायो कैटालिस्ट है, और उसके बाद जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और ये हो जाए, यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि कैटालिस्ट चाहे वो ऑर्गेनिक हो एंजाइम्स के रूप में, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो डिफरेंट आयंस के रूप में, इनका जो इफेक्ट होता है केमिकल रिएक्शन पे वो एक ही जैसा होता है। कैटालिस्ट चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, वो केमिकल रिएक्शन में कभी भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस उनका प्रेजेंस क्या होगा, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को, उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। लेकिन एक्टिविटी के लेवल पर जब आप जाएं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कैटालिस्ट होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, उनके टॉलरेंस पावर में डिफरेंस आ जाता है। जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कैटालिस्ट, ये जो बायो कैटालिस्ट हैं, एंजाइम्स हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक अफेक्टिंग फैक्टर्स की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल। एंजाइम्स थर्मोस्टेबल नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ, जैसे यहाँ पर भी एक्सेप्शन है लेकिन बहुत कम ऐसे एक्सेप्शन, बहुत कम है उनका नंबर, इसलिए ये जनरल स्टेटमेंट दे दिया जाता है। एंजाइम्स की जनरल प्रॉपर्टीज ये एक्सप्लेन कर दी जाती है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं, यानी कि वो टेम्परेचर में अप और डाउन से उनकी एक्टिविटी अफेक्टेड होती है। एंजाइम्स की एक्टिविटी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन से क्या होती है, अफेक्टेड होती है। और अगर टेम्परेचर एक लिमिट से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल एक लिमिट की बात करें 40 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे ज़्यादा जा रहा है टेम्परेचर, उससे ज़्यादा हो रहा है अबव द 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एंजाइम्स क्या होते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर टूट जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और जब बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा तो एक्टिव साइट्स जो कि एंजाइम्स के एफिशिएंसी के लिए रिस्पांसिबल है, एक एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, वो एक्टिव साइट्स भी क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, तब वो सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड एबव जब रिएक्शन मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये बायो कैटालिस्ट एंजाइम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। और इसी नेचर को क्या कहा जाता है, बीइंग थर्मोलेबाइल या थर्मोसेंसिटिविटी कही जाती है इनको। तो फर्दर ये एंजाइम्स, बहुत थोड़े से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि थर्मल स्टेबिलिटी शो करते हैं, उनको थर्मोस्टेबल एंजाइम बोलते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर में यूज किया जाने वाला एक एंजाइम, ये थर्मोस एक्वेटिकस, एक हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाया जाने वाला हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, जहाँ पर कि एसिडिक मीडियम भी ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस में कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल है थर्मस एक्वेटिकस। इससे एक एंजाइम निकाला गया डीएनए पॉलीमरेज, और सोर्स के बेसिस पर उसको कहा गया टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज की एक खासियत होती है कि ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या आता है, या 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में भी ये सर्वाइव कर जाता है, यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर को ये क्या करता है, सर्वाइव कर जाता है। और इसी अपने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के, थर्मोस्टेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी के चलते ये एंजाइम जो है पीसीआर में यूज़ किया जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम एंजाइम्स के साथ होता है, बहुत ही रेयर एंजाइम्स के साथ होता है। तो जनरल प्रॉपर्टी यही है कि एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल, यानी कि टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। फर्दर यहाँ पर देखें कि केमिकल रिएक्शन के नेचर को हम लोग समझें। केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, जो केमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, मॉलिक्यूल्स का, केमिकल कंपाउंड्स का पार्टिसिपेशन होता है, और उसमें बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। सिंपली एक केमिकल रिएक्शन को अगर डिफाइन करना हो, एक एक्सप्लेन करना हो कि क्या है केमिकल रिएक्शन, तो सिंपली आप इतना ही बोल सकते हैं, इतना बोलेंगे तो भी सफिशिएंट होगा कि बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है,
जो पुराने बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे थे उनकी ब्रेकिंग हो रही है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और इसका एक पर्टिकुलर रेट होता है। कभी भी जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके दो एंड होंगे, एक सबस्ट्रेट का होगा और एक प्रोडक्ट का होगा। यानी कि एक रिएक्टेंट का होगा जहां पर कि पुराने बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे थे, और एक प्रोडक्ट का होगा जहां पर कि पुराने बॉन्ड ब्रेक होकर नए बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ उनको प्रोडक्ट बोला जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम में ये रिएक्शन होगा तो इसका क्या होगा, एक रेट होगा। इसकी वेलोसिटी भी हो सकती है अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस रिएक्शन को देखें। अगर हम A to B का फॉर्मेशन ही कंसीडर कर रहे हैं या B to C का ही फॉर्मेशन कंसीडर कर रहे हैं तो ये हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम बस सिर्फ इतना बोलें कि बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तब उसको क्या बोलेंगे, एक पर यूनिट टाइम में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेट बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक पर यूनिट टाइम में कितना टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, एक छोटा सा यहाँ पर फार्मूला जैसा बना दिया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर यूनिट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी में डायरेक्शन अगर ऐड कर दिया जाए तो इसको रेट को क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी बोलेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन केमिकल रिएक्शंस के रेट को अफेक्ट करने का काम करता है वो है टेम्परेचर। एक जनरल रूल ऑफ थंब बताया जाता है जब हम पर्टिकुलर फैक्टर टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं कि क्या इफेक्ट है उसका रिएक्शन पे, खासतौर से तब जब एंजाइम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज, अगर वो मीडियम जहाँ पर कि एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर मीडियम का टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं या 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम करें तो उसी प्रोपोर्शन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, या तो डबल हो जाता है या तो हाफ हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल रूल ऑफ थंब बोलते हैं, इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ, या तो डबल हो गया या तो हाफ हो गया फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन आइदर डायरेक्शंस। यानी कि जब हम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से 10 डिग्री टेम्परेचर कम कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, हाफ हो गया। यानी कि एक पर यूनिट टाइम में अगर एक मॉलिक्यूल से एक रिएक्टेंट से 10 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम किया मीडियम का ऑप्टिमम टेम्परेचर से तो कितना मॉलिक्यूल बना, 5 मॉलिक्यूल से फॉर्म हुआ। और अगर हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर के रेंज में अगर हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा और 10 के बजाय कितने मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा, 20 होने लगेगा। लेकिन ये जो जनरल रूल ऑफ थंब है ये कहाँ तक एक्ट करेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक। ऑप्टिमम टेम्परेचर उस मैक्सिमम टेम्परेचर को बोलते हैं जो जहाँ तक कि एंजाइम उस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को टॉलरेट कर सके। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बियॉन्ड अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बायो कैटालिस्ट है, ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है, तो इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब हो जाएगा तब ये उस एफिशिएंसी के साथ किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर पाएंगे। इनका देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में, बिल्कुल स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा कि विदाउट एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर एक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोनिक एसिड का। इसका फॉर्मेशन और डिसोसिएशन का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है लेकिन रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। यहाँ पर सिर्फ एंजाइम्स के इंपॉर्टेंस को इंडिकेट करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया गया है कि एंजाइम नहीं है अगर तो 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल H2CO3 का फॉर्मेशन होगा, फॉर्म इन 1 आवर। एंजाइम नहीं, विदाउट एंजाइम 1 घंटे में कितने बन रहे हैं कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। और जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसमें आ गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम उस केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने लगा जिसमें कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे थे, तो एवरी सेकेंड 6 लाख मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगा। बहुत बड़ी बात है, बिना एंजाइम के 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे और एंजाइम जब उसमें एक्ट करने लगा तो हर सेकेंड 6 लाख मॉलिक्यूल बनने लगे। तो बहुत बड़ा रेट है ये, और कितना बढ़ गया ये एंजाइम की प्रेजेंस से, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 10 मिलियन टाइम्स। 10 मिलियन टाइम बोलने का मतलब क्या हुआ, 1 करोड़ टाइम्स, 1 करोड़ टाइम्स बढ़ गया ऐसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस से। यहाँ पर ये मेंशन कर देना होगा, इन एंजाइम का प्रेजेंस किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। इसके लिए एक एग्जांपल दिया गया है, एक एग्जांपल कंसीडर करना है
जैसे कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर। जब भी हम रिस्पायर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है डिफरेंट ऑक्सीडेशन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, और उसका जब यूटिलाइजेशन होता है तो उससे एक मेटाबॉलिक वेस्ट का फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिसके बाद उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको किस फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में। तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है उसके प्रॉपर एलिमिनेशन के लिए बॉडी से। तो अगर एंजाइम नहीं है, कोई एंजाइम अगर कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तब देखिए कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन का रेट क्या है? 200 मॉलिक्यूल्स इन 1 आवर। 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स कार्बोनिक एसिड के फॉर्म हो रहे हैं। और जब एक पर्टिकुलर कैटालिस्ट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के नाम से, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सेम रिएक्शन का रेट जो है कितना बढ़ जाता है? 10 मिलियन टाइम्स बढ़ जाता है। और एवरी सेकेंड 6 लाख मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के बनने लगते हैं। ये इफेक्ट है एंजाइम का किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर, जिसके लिए कि एंजाइम का प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है। फर्दर जब ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और जब ये मल्टी स्टेप एक रिएक्शन का चेन बनाते हैं, कई सारे रिएक्शन एक साथ होते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन के जो केमिकल स्टेप्स हैं उनको हम मेनली 3 सेगमेंट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं: ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ग्लाइकोलिसिस के यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है मेटाबॉलिक पाथवे को एक्सप्लेन करने के लिए। 10 स्टेप प्रोसेस है, ये याद रखना है। ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप प्रोसेस है? 10 स्टेप प्रोसेस है। और उसमें होता क्या है? ग्लूकोज का फिर केमिकल एसिमिलेशन होकर उसका डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जब वो जाता है ग्लूकोज, तो पायरुविक एसिड में वो चेंज होता है, या पायरुविक एसिड उसका एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का। अब वहां पर ऑक्सीजन अगर नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो यीस्ट के अंदर और प्लांट सेल के अंदर वो किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड इथेनॉल में। इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। और एनिमल सेल में फॉर एग्जांपल मसल सेल में वो लैक्टिक एसिड बना लेता है, इसको हम एसिडिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, जो फर्मेंटेशन का टाइप है। तो देखिए अभी तक के डिस्कशन से ये बात क्लियर हुई कि किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम का प्रेजेंस मस्ट है। एंजाइम करता क्या है कि सर्वाइवल के लिए जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है, जो भी केमिकल एक्शन रिक्वायर्ड है, उनके रेट को वो बढ़ाता है। अब हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे कि एंजाइम ये कैसे करता है, किस तरह से वो किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रेट को इंक्रीज करता है। देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हो क्या रहा है? एक केमिकल कंपाउंड है जो कि अपने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और एनर्जी स्टेट के साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ, जो स्टोर्ड एनर्जी है उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड में, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो उस पोटेंशियल एनर्जी के साथ वो एग्जिस्ट करता है। अब जब ये लिविंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस होगा और डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसमें चेंजेस आएंगे, और यही इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। अब इसी चेंज को क्या करेगा? फास्ट कर देगा। इसका चेंज का जो रेट है एंजाइम क्या करेगा? उसको बढ़ा देगा। तो ऐसा वो कैसे कर पाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होना है तो एक पर्टिकुलर रेट पर, तो सबस्ट्रेट क्या होगा? वो एंजाइम के साथ अटैच होगा, एंजाइम के साथ जुड़ेगा। तो पूरा का पूरा एंजाइम इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि एंजाइम का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसके साथ कि सबस्ट्रेट अटैच होता है। उस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। और ये एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर, किस लेवल का स्ट्रक्चर इस एक्टिव साइट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखिएगा, तभी एक स्टेटमेंट भी दिया जाता है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और एंजाइम इज वेरी एसेंशियल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो एंजाइम क्या करता है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। और एंजाइम का कौन सा वो पर्टिकुलर पार्ट है जहां पर कि ये प्रोसेस होता है सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। इसमें होता क्या है? ये 3 से 4 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम
फिर सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है एंजाइम के एक्टिव साइट से और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जब होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जुड़ गया है। तो उसके कुछ स्पेशलिटी होती है, जैसे कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन का नेचर क्या है, ऑब्लिगेटरी है। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब ये कि जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, जिसका होना मस्ट है, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन मस्ट है उस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड पर मेटाबॉलिक उस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड रेट पर उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के होने के लिए। तो ऑब्लिगेटरी है पहली प्रॉपर्टी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। दूसरा, ये ट्रांजिएंट फिनोमेना है। ट्रांजिएंट फिनोमेना का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म, बहुत ही थोड़े समय के लिए ये सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से अटैच होता है और यहाँ पर एक स्टेज आती है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या हुआ, एक कोई पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, वो प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगा, जब उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। तो बेसिक स्ट्रक्चर जब चेंज होने लगे फाइनल स्ट्रक्चर में, तो उसी जो चेंज आने लगा उसमें, उसी पर्टिकुलर स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो वो कब आएगा, जब कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ेगा। तो एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ने का जो प्रोसेस है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ऑब्लिगेटरी है, यानी कि मस्ट है। उसके बिना एंजाइम, जब तक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा नहीं, तब तक उस रिक्वायर्ड रेट पर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा नहीं। ट्रांजिएंट है, बहुत थोड़ा समय इसमें लगता है। और दूसरा, ट्रांजिशन स्टेट आती है, यानी कि वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसके थ्रू कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है। एक लाइन है कि स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग अप नहीं, एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ S to P मोर इजी। ट्रांजिशन है, चेंज है, कन्वर्जन है सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में। वो क्या करता है, एंजाइम उस प्रोसेस को बहुत ही कन्वीनियंट, इजी बना देता है और उसमें लगने वाले एनर्जी को भी कम कर देता है और टाइम को भी कम कर देता है। तो जब किसी प्रोसेस में लगने वाला टाइम और एनर्जी कम हो जाएगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही एंजाइम करता है एक्चुअली। तो देखिए 4 स्टेप्स हैं इसके। एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ता है, फिर प्रोडक्ट उससे रिलीज होता है, तो उसको 4 स्टेप्स में समराइज कर दिए हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन एक्टिव साइट पर, तो जब ऐसा होगा तो एक्टिव साइट क्या शो करेगा, कुछ चेंजेस शो करेगा, और चेंजेस ऐसा शो करेगा कि वो सबस्ट्रेट के चारों तरफ एक फर्म ग्रिप का फॉर्मेशन कर लेगा। और जब ये फर्म ग्रिप का फॉर्मेशन कर लेगा तो वहाँ कैटालिटिक साइट्स होते हैं जो कि उस सबस्ट्रेट में या तो बॉन्ड फॉर्मेशन इंड्यूस करेंगे, जैसा भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी का नेचर होगा, एनाबॉलिक होगा या कैटाबॉलिक होगा। एनाबॉलिक होगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कैटाबॉलिक होगा तो बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा। और फिर वहां से और जब ये हो रहा है तो एंजाइम फिर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से क्या बना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर वहां पर ट्रांजिशन स्टेट आया और उसके बाद फिर एंजाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद प्रोडक्ट फिर क्या हुआ, एक्टिव साइट से रिलीज हो गया। एक्टिव साइट से जब प्रोडक्ट रिलीज हो गया, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वहां से निकल गया, तो एक्टिव साइट फिर से क्या हो गया, फ्री हो गया। तो फिर से फ्री हो गया, यानी कि वो नए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। अब ये देखिए पूरी तरह से केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। इसका रीजन क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक बड़ा केमिकल कंपाउंड है, और इस केमिकल कंपाउंड के बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, यहाँ पर 100 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। 100 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो मान लीजिए एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें इस कंपाउंड को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो जब ये कंपाउंड ब्रेक होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, तो ये जो लार्ज कंपाउंड है, इस लार्ज कंपाउंड को मेंटेन करने में जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया, तो इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मेंटेन करने में जो पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है। सबस्ट्रेट लार्ज मॉलिक्यूल है,
जिसको मेंटेन करने के लिए ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है जिसको मेंटेन करने के लिए कम पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आया, तो सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था और प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कम। इसका मतलब ये हुआ कि जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसकी की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए नहीं है, वो क्या होगी, वो सराउंडिंग में रिलीज हो जाएगी। तो सराउंडिंग में जब एनर्जी रिलीज होगी तो वैसे ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग कब होगी, जब उस सबस्ट्रेट को इंड्यूस किया जाएगा, जब उस सबस्ट्रेट को पुश किया जाएगा कि भैया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाओ। या कोई एक आदमी सो रहा है उसको जगाना है, कोई आदमी आइडल इस तरह से बैठा हुआ है उससे कोई काम करवाना है, तो उसको क्या करना है, पुश करना। आप हैं नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पुश करना है कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो जब आप अपने आइडल कंडीशन से निकलकर एक्टिव स्टेट में आए गए, तो एक्टिव स्टेट में कब आए, जब आपको किसी तरह का इंडक्शन मिला, जब आपको किसी तरह का इंस्पिरेशन या स्टिमुलेशन मिला। तो कोई भी प्रोसेस होने के लिए, या सिंपली अगर हम एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए वहां पर सबस्ट्रेट को पहले क्या करना होता है, एक्टिवेट करना होता है ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट में जाए। तो वही उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। दैट रिक्वायर्ड एनर्जी व्हिच कॉज द अकरेंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि उस सबस्ट्रेट में बॉन्ड का फॉर्मेशन या बॉन्ड की ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाए। अपने आइडल स्टेट से निकलकर वो किस में आ जाए, एक्टिव स्टेट में आ जाए। तो उसको एक्टिव स्टेट में लाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब एक ग्राफ के थ्रू इसको अगर समझा जाए, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, किस हेडिंग के थ्रू दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो एनर्जी जो उस बॉन्ड फॉर्मेशन या ब्रेकिंग को स्टिमुलेट कर दे, इनिशिएट कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। कोई भी एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी पर एग्जिस्ट करेगा। ग्राफ 2 डायमेंशनल, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस पर क्या दिखा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी और किसी केमिकल रिएक्शन में लगने वाला एक्टिवेशन एनर्जी। तो सबस्ट्रेट का तो अपना एक फिक्स्ड पोटेंशियल एनर्जी है। अब एंजाइम अगर नहीं अवेलेबल है, एंजाइम एब्सेंट है मीडियम में से, तो वहां पर लगने वाला देखिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम इज हायर इन कंपैरिजन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। तो एंजाइम ऐसा क्यों कर पा रहा है, तो एंजाइम एक्टिव साइट के फॉर्म में, एंजाइम एक्टिव साइट के फॉर्म में एक फेवरेबल मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि वहां पर सबस्ट्रेट आए और कन्वीनियंटली ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू पास होकर प्रोडक्ट में इजिली कन्वर्ट हो जाए। इससे एक्टिवेशन एनर्जी भी कम लगती है और उसमें टाइम भी कम लगता है। तो जब ये दोनों कम हो जाते हैं, कंजम्पशन कम हो जाता है, तो रेट क्या हो जाता है, रिएक्शन का इंक्रीज हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है एंजाइम की और यही उसका बेसिक नेचर भी एंजाइम का काम करने का। तो इस तरह से एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट का और एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम कम है और ये प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर देखिए जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी का लेवल हायर है और प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी का लेवल क्या लोअर है। इसका ये मतलब हुआ सबस्ट्रेट के पास ज्यादा एनर्जी थी और प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हुआ तो प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम रिक्वायर्ड है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो गई। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जब रिलीज हो गई एनवायरनमेंट में, तो उसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। कैटाबोलिक एक्टिविटीज का नेचर यही है, ये क्या होता है, इसका नेचर एक्सोथर्मिक होता है। और ये पर्टिकुलर रीजन है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस, सबस्ट्रेट का ज्यादा प्रोडक्ट का कम। तो ये है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। तो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में क्या हो सकते हैं, एंजाइम कैटालाइज एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एंजाइम फास्टेन स्पीड अप increases the velocity of reaction by lowering its activation energy। तो केमिकल रिएक्शन में लगने वाले एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम क्या करता है, कम कर देता है और वो कम हो जाने की वजह से फिर उसका रेट क्या होता है,
इंक्रीज होता है। हम लोग बात करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। देखिए, वो फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, बेसिकली 3 फैक्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एक टेम्परेचर, दूसरा पीएच और तीसरा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एक एंजाइम कंसंट्रेशन भी आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पहले 3, टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो देखिए, एंजाइम जो किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कैटालाइज कर रहा है, उसके रेट को बढ़ा रहा है, स्पीड को, वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, फास्टेन कर दे रहा है, स्पीड अप कर दे रहा है प्रोसेस को, वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास पर्टिकुलर साइट्स हैं जिनको हम एक्टिव साइट्स बोलते हैं। ये एक्टिव साइट्स प्रोटीन के थ्रू एक्सप्रेस किए जाने वाले एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का रिजल्ट होते हैं। और कौन सा स्ट्रक्चर है वो? टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी वो फैक्टर्स, वो कोई भी फैक्टर्स जो इस टर्शियरी स्ट्रक्चर को, यानी कि आप इनडायरेक्टली बोले तो एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को क्या करें? अफेक्ट कर सके, तो वो सभी फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। तो देखिए, टेम्परेचर और पीएच एक साथ एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि उनका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल एक ही जैसा बनता है। कोई भी एंजाइम है, एक लिविंग सिस्टम में पाए जाने वाले जो बायोकैटालिस्ट हैं, ये बायोकैटालिस्ट एक नैरो रेंज, तो सबसे पहली चीज क्या याद रखनी कि नैरो रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन में ये काम करते हैं, टेम्परेचर का और पीएच का। यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो या बहुत ज़्यादा पीएच में वेरिएशन हो तो एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। यानी तो ऐसे कोई भी फैक्टर जो टेम्परेचर में कम या ज़्यादा होने से अफेक्ट हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? थर्मोलेबाइल। अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का असर नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोस्टेबल, जिसका एग्जाम्पल एक लिया था हम लोगों ने जब लोग एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या होता है कि एंजाइम्स जो है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है एंजाइम्स की? नॉर्मल यूनिवर्सल प्रॉपर्टी क्या है कि एंजाइम्स थर्मोलेबाइल होते हैं, यानी कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन का इनके ऊपर असर होता है। बहुत थोड़े से रेयरली ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि जिनके ऊपर की टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का असर नहीं होता। और जैसे टैग पॉलीमरेज बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही ब्रॉडली यूज होने वाला एक एंजाइम जो कि एक थर्मोस्टेबल एंजाइम का एग्जांपल माना जाता है। इसके अलावा बाकी जो भी एंजाइम्स हैं, मैक्सिमम एंजाइम्स वो नैरो रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन में ही काम कर पाते हैं। तो एंजाइम्स फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। जब ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक ऐसी टेम्परेचर का या पीएच का एक ऐसा वैल्यू होता है जिस पर कि ये अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी की हम लोग बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो भी एंजाइम्स पाए जा रहे हैं उनके ऑप्टिमम टेम्परेचर की हम लोग बात करें, एक या ऑप्टिमम मतलब क्या? मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एक्टिविटी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करे। तो ह्यूमन बॉडी के लिए कितना है वो? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी के लिए। अब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इससे कम हुआ तो भी एंजाइम डिस्टर्ब हो गए और टेम्परेचर इससे ज़्यादा हुआ तो भी डिस्टर्ब हो गए। तो लेकिन कम होने पर होने वाला डिस्टर्बेंस और ज़्यादा टेम्परेचर होने पर होने वाला डिस्टर्बेंस का नेचर अलग अलग होता है। टेम्परेचर कम हो गया तो एक्टिव साइट क्या हो गया? कोआगुलेट हो गया, इनएक्टिव हो गया, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, इनएक्टिव हुआ और उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी को हम लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन बोलते हैं, इसी को हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। और यही बेसिकली नेचर है कि एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई, सप्रेस हो गई, तो अब उसमें जो है किसी भी तरह का कोई कैटाबोलिक मेटाबॉलिक कोई भी ऐसा प्रोसेस होगा नहीं, तो वो सिस्टम एज सच पड़ा रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। टेम्परेचर कम होने पर, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो वही एक्टिव साइट, उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होगा? टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और डीनेचर हो जाएगा। उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। लोअर टेम्परेचर पर क्या हो रहा है? कोआगुलेशन हो रहा है। हायर टेम्परेचर पर क्या हो रहा है? डीनेचुरेशन हो रहा है। सेम थिंग पीएच पर भी हो रही है, पीएच चेंज हो रहा है तो ये क्या हो जा रहा है? डिस्टर्ब हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तो ह्यूमन बॉडी के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर हम लोग बात करें तो ह्यूमन बॉडी के लिए टेम्परेचर की ऑप्टिमम वैल्यू क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और पीएच तो अलग अलग एंजाइम्स के लिए अलग अलग पीएच होता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग पार्ट में पाए जाने वाले एंजाइम्स के लिए इफेक्टिव पीएच अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो
माउथ कैविटी में, बकल कैविटी में जो एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, बेसिकली एक ही एंजाइम्स की हम लोग बात करते हैं, वो है सैलिवरी एमाइलेज। तो सलाइवा का पीएच कितना होता है? 6.7, 6.8, यानी कि स्लाइटली एसिडिक, 7 से कम, स्लाइटली एसिडिक। तो स्लाइटली एसिडिक पर ये मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करता है। गैस्ट्रिक एंजाइम्स की बात करें, स्टमक में पाए जाने वाले एंजाइम्स की बात करें, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसीएल हाई एसिडिक होता है, तो 1 to 3 जो ऑप्टिमम पीएच होता है। इंटेस्टाइन में चले जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बाइल वगैरह, जो कि वहाँ के मीडियम को क्या करते हैं? अल्कलाइन बना देते हैं। तो मोर देन 7, अप्रॉक्सीमेटली 8, 7.8 या 8 के पास जो वैल्यू होती है पीएच की, वो ऑप्टिमम पीएच होता है इंटेस्टाइनल एंजाइम्स के लिए। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग पार्ट में एंजाइम्स का पीएच क्या होता है? अलग अलग। और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर पार्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एक पर्टिकुलर पार्ट में पाए जाने वाले एंजाइम्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दूसरे पार्ट में वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। क्यों? पीएच के चेंज हो जाने की वजह से। बॉडी का ओवरऑल टेम्परेचर तो एक ही है, लेकिन पीएच चेंज हो जाने की वजह से वो अलग अलग जगह पर ही काम कर पाते हैं। सारे एंजाइम्स सारे जगहों पर काम नहीं कर पाते हैं। और ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, एक्टिविटी डिक्लाइन, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट करने का है कि हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम वैल्यू। इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है कि लोएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है? ऑब्वियसली फॉल्स है। हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम वैल्यू, और एक्टिविटी इस ऑप्टिमम वैल्यू के नीचे वैल्यू जाएगी, टेम्परेचर यानी कि कम हुआ, पीएच कम हुआ, और ऑप्टिमम वैल्यू से ज्यादा हुआ यानी कि टेम्परेचर ज्यादा हुआ, पीएच की वैल्यू ज्यादा हुई, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से ये टेम्परेचर और पीएच का ये इफेक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अभी देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को, आपने डिस्क्राइब किया, और उसमें ये देखा आपने कि एंजाइम क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे कर पाता है? जब कोई सबस्ट्रेट इसके एक्टिव साइट के साथ जुड़ता है। सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट के साथ अटैच होना, जुड़ना, ये ऑब्लिगेटरी प्रोसेस है। बिना इसके एंजाइम किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कैटालाइज नहीं कर सकता। तो एक्टिव साइट के साथ जुड़ना मस्ट है। तो एक्टिव साइट के साथ जब जुड़ेगा तो भाई सबस्ट्रेट के पर्टिकुलर्स कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ही तो होंगे जो एक्टिव साइट के साथ जुड़ सकेंगे। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट एंजाइम की एक्टिविटी पर क्यों पड़ रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द स्पेसिफिक नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स। तो एंजाइम्स हैं एक मीडियम में, एक पर्टिकुलर मीडियम में एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की वैल्यू फिक्स्ड है। अब सबस्ट्रेट आप उसमें ऐड कर रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज में जब तक फ्री एक्टिव साइट्स अवेलेबल रहेंगे तब तक हम सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। तो क्या बोला? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस इनिशियली। तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा? वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव साइट फिल होते जाएंगे सबस्ट्रेट के साथ, वैसे वैसे रेट इसका क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसी लिमिट आ जाएगी, एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि उस मीडियम में पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं और उन एंजाइम्स के अंदर जितने भी एक्टिव साइट्स हैं वो सभी एक पर्टिकुलर टाइम पर सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाएंगे। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब 100% बन गया तो एंजाइम क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। अब वो और ज्यादा एडिशनल सबस्ट्रेट को रिसीव नहीं कर पाएगा, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या बोलेंगे हम? Vmax। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, लेकिन इनिशियली देन Vmax arrive which do not exceed further due to the saturation of active site of enzyme with substrate। और इसको ग्राफ के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करें, एक्स एक्सिस पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एंजाइम तो फिक्स है, तो जब तक एक्टिव साइट अवेलेबल रहा तब तक क्या हुआ? इंक्रीज हुआ रेट ऑफ रिएक्शन में, वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन जब सैचुरेट हो गया एंजाइम तो वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी फिक्स हो गई। उसको हमने क्या बोला? एक मैक्सिमम लेवल को Vmax, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू भी आएगी, एक ऐसा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी आएगा जिस पर कि रेट ऑफ रिएक्शन अपने Vmax का क्या हो गया? हाफ Vmax। तो वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पर कि रेट ऑफ रिएक्शन अपने मैक्सिमम का क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? मिकाइलिस मेंटेन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं?
मिकाइलिस मेंटेन कांस्टेंट। ये मिकाइलिस और मेंटेन क्या थे, मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैथमेटिकल एक लॉजिक दिया कि भाई तो नंबर से रिलेटेड है, सीधा सीधा एंजाइम है, पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स हैं और जो कि एक पर्टिकुलर मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड हो सकते हैं। इससे हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल पाते हैं कि कितने पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम में कितना नंबर ऑफ सबस्ट्रेट से कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो उसके लिए एक मैथमेटिकल इन्होंने फार्मूला डिस्कवर किया जिसको हम क्या बोलते हैं, मिकाइलिस मेंटेन कांस्टेंट। एंड मिकाइलिस मेंटेन कांस्टेंट इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो इसको लेकिन ऐसा नहीं कि सारे एंजाइम इसको फॉलो करते हैं, कुछ एंजाइम्स इसको फॉलो नहीं भी करते हैं। जब हम एंजाइम्स की एक्टिविटी की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एंजाइम है, तो ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। तो एक्टिव साइट से तो कौन सा मॉलिक्यूल, एक रिएक्शन मीडियम में पाए जाने वाले कई तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो किसी एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम करेंगे, किसी एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए इसको। हम लोग बात कर रहे हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा एंजाइम की एक्टिविटी पर। तो ये तो एक प्राइमरी लेवल का इफेक्ट हो गया कि एंजाइम नंबर में फिक्स्ड है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आ गया जहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हुई, उसके बाद अब वेलोसिटी नहीं इंक्रीज हो सकती और उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए मिकाइलिस मेंटेन ने कांस्टेंट बनाया जिसको हमने क्या बोला, मिकाइलिस मेंटेन कांस्टेंट। एंड मिकाइलिस मेंटेन कांस्टेंट रिप्रेजेंट दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच the rate of the velocity of enzymatically catalyzed reaction attain half v max, half of its maximum velocity। वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, km वैल्यू मिकाइलिस मेंटेन कांस्टेंट सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है जिस पर कि एक एंजाइमेटिकली कैटालाइज्ड रिएक्शन का मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ अटेन हो जाता है, यानी कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी को सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर अचीव कर लिया जाता है। ये याद रखिएगा, km रेट ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, km सबस्ट्रेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और इसको हम डिटरमाइन करके ये देख सकते हैं कि एंजाइम्स पर क्या रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट सिर्फ सबस्ट्रेट का ही इफेक्ट हो रहा है या दूसरे मॉलिक्यूल का भी इफेक्ट हो रहा है। और उसको हम आगे चलकर उसी के इफेक्ट को हम क्या करते हैं, दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, इफेक्ट ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये हम डिसाइड किसकी वजह से कर पाते हैं, जब हम km वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के वेलोसिटी में ये रिलेशन है, इसका इफेक्ट है। ये तो होता कैसे, ये देखिए एंजाइम की एक्टिविटी डायरेक्टली किससे रिलेटेड होगी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से, एक्टिव साइट से जुड़ेगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और ये देखिए एक्टिव साइट है। तो ऐसा एंजाइम जो कि सिर्फ सबस्ट्रेट से ही जुड़ता हो, किसी और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किसी भी तरह की वो एफिनिटी न शो करता हो, तो ऐसे ही एंजाइम्स जो हैं, जो प्योर सिंपल एंजाइम्स जो हैं, वही सिर्फ मिकाइलिस मेंटेन के रूल को फॉलो करेंगे, दूसरे एंजाइम्स नहीं फॉलो करेंगे। ये ध्यान रखिए, जो सिंपल एंजाइम्स हैं, ऐसे एंजाइम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ एफिनिटी शो करते हैं, तो वो तो मिकाइलिस मेंटेन के रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। क्या बोलते हैं एंजाइम्स को, एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स, ये एक्टिव साइट है देखिए और ये है एलोस्टेरिक साइट। ऐसे एंजाइम्स जो कि सबस्ट्रेट के अलावा रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट किसी दूसरे मॉलिक्यूल से भी क्या हो जाए, अफेक्टेड हो जाए, ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स बोलते हैं। तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स ये मिकाइलिस मेंटेन के रूल को फॉलो नहीं करते, ध्यान रखिए। एलोस्टेरिक एंजाइम्स डू नॉट फॉलो द मिकाइलिस मेंटेन कांस्टेंट, यानी कि सिर्फ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही उसके वी मैक्स या हाफ वी मैक्स को अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स भी उसके एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। अब वो इनहिबिट भी कर सकते हैं, इंड्यूस भी कर सकते हैं। तो इंड्यूसर अगर प्रेजेंट हुआ तो बिना इंड्यूसर के जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाफ वी मैक्स दे रहा था, वो इंड्यूसर के प्रेजेंस में जल्दी दे देगा, यानी कि कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में ही मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ अटेन हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को आप? तो सब याद रखिए, एलोस्टेरिक एंजाइम्स डू नॉट फॉलो, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर, एलोस्टेरिक एंजाइम्स डू नॉट फॉलो द मिकाइलिस मेंटेन कांस्टेंट। अदरवाइज
एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं है। अगर सिंपल एंजाइम है जो कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सिर्फ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से अफेक्ट हो रहा है तो वो मिकेलिस मेंटेन के रूल को जरूर फॉलो करेगा। दो तरह के इसके वेरिएशंस होते हैं जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? बेसिकली 3 फैक्टर्स एनसीईआरटी में बताए गए। पहला टेम्परेचर, दूसरा पीएच और तीसरा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में एक मिकेलिस मेंटेन का कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया। मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट क्या है? एक सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पर एक एंजाइमेटिकली कैटालाइज्ड रिएक्शन अपने Vmax का हाफ अटेम्प्ट कर लेता है। फर्दर अब ये जो एक्टिव साइट की एक्टिविटी है ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से अफेक्टेड होती है या सबस्ट्रेट जैसे सबस्ट्रेट को मिमिक्री करने वाले दूसरे मॉलिक्यूल से भी इसकी एक्टिविटी क्या हो सकती है? अफेक्टेड हो सकती है। और नेचर में पाए जाते हैं एक मिमिक्री शो करने वाले बहुत, यानी कि ऐसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो स्ट्रक्चर में क्लोजली रिजेम्बलेंस शो करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे केमिकल्स जो कि एंजाइम के साथ अटैच होने पर उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? हम इनहिबिटर बोलते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इनहिबिशन बोलते हैं। बाइंडिंग ऑफ सम केमिकल्स शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। फिनोमेना को क्या कहा गया? ऐसे केमिकल्स जिनकी बाइंडिंग, जिनका प्रेजेंस एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर दे या बंद कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इनहिबिशन बोलेंगे। और फैक्टर को क्या बोलेंगे? इनहिबिटर बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में तो एक ही तरह का इनहिबिटर बताया गया है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। लेकिन ऐसे बेसिकली 3 तरह के इनहिबिटर्स होते हैं जो कि लिविंग सिस्टम में ऑपरेट करते हैं, एक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए। एक को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक को हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरे को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन को ज़्यादा एक्यूरेटली क्या बोला जाए? एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन में इंक्रीज भी किया जा सकता है एंजाइम की एक्टिविटी को और डिक्रीज भी किया जा सकता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में तो सिर्फ इनहिबिशन की ही बात करेंगे। पहला क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अभी हम लोगों से बात किया कि एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स पाए जा सकते हैं नेचर में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इनहिबिटर क्लोजली रिजेम्बल्स सबस्ट्रेट। तो जब क्लोजली रिजेम्बलेंस ऐसा केमिकल होगा जिसका केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल किसकी तरह होगा? सबस्ट्रेट की तरह होगा, तो वो एंजाइम के किस पार्ट से अटैच होगा? एक्टिव साइट से अटैच होगा। तो एक्टिव साइट से एक्चुअल सबस्ट्रेट की जगह पर अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोला क्यों जा रहा है? क्योंकि जो इनहिबिटर है वो स्ट्रक्चरली कंपीट कर रहा है किससे? किसके साथ? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रक्चरली वो कंपीट कर रहा है और कंपीट करने पर वो एक्टिव साइट के साथ जुड़कर एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दे रहा है। तो इसमें देखिए दो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इफेक्ट को एक्सप्लेन करते समय 2 फैक्टर्स की बात की गई थी, एक Vmax और दूसरा Km, यानी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इफेक्ट Vmax पर क्या होगा? अनअफेक्टेड होगा। और Km पर क्या होगा? Km इंक्रीज हो जाएगा। इसका यह मतलब हुआ कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इफेक्ट क्या है? रिवर्सिबल है। ओरिजिनल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के इफेक्ट को हटा सकते हैं। एग्जांपल एक ध्यान रखिएगा, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट व्हिच रिजेंबल्स सक्सिनेट। एक एंजाइम है जो काम कर रहा है रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का ओरिजिनल सबस्ट्रेट क्या है? सक्सिनेट है। सक्सिनेट से स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस शो करने वाले दूसरे कंपोनेंट कौन कौन से हैं? मेलोनेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट। हालांकि एनसीईआरटी में जो है सिर्फ मेलोनेट की बात बोली गई है,
कि इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इन प्रेजेंस ऑफ मेलोनेट। तो मेलोनेट का भी वही इफेक्ट है जो मेलेट और ऑक्सैलो एसीटेट का इफेक्ट है, इनहिबिटरी इफेक्ट है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटरी इफेक्ट है ऑन द एक्टिविटी ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा एक एग्जांपल, बहुत ही फेमस एग्जांपल, इसको एक हिंट तो दे दिया गया एनसीईआरटी में, एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इसमें यूज ऑफ ड्रग्स बताया गया, एंटीबायोटिक यूज ऑफ ड्रग्स बताया गया है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के ही बेसिस पर यूज करते हैं, यानी कि डोज पर डिपेंड करता है। अगर बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो उस पर फिर मेडिसिन का असर नहीं होगा। मेडिसिन का डोज अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करेगा, कम कर देगा। जैसे सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सल्फर ड्रग्स। सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं सल्फर ड्रग्स। ये बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं, फोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देते हैं। फोलिक एसिड को सिंथेसिस करने के लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उस एंजाइम को बोलते हैं फोलिक एसिड सिंथेटेज। तो फोलिक एसिड सिंथेटेज जो है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में काम करता है, सल्फोनल एमाइड के प्रेजेंस में, जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है। सल्फोनल एमाइड एक्चुअल सबस्ट्रेट नहीं है, ये उस मेडिसिन के अंदर ये सल्फर ड्रग्स इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि उसमें सल्फर कंटेनिंग सल्फोनल एमाइड कंपोनेंट पाया जा रहा है, जो किसको कंप्लीट करता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, शॉर्ट में इसको हम क्या बोल सकते हैं, पाबा, PABA। तो एंजाइम फोलिक एसिड सिंथेटेज का जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है वो क्या है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, और उसको कंप्लीट कौन करता है, सल्फर ड्रग्स। तो सल्फर ड्रग्स जब आ जाते हैं मीडियम में तो फोलिक एसिड सिंथेटेज की जगह, फोलिक एसिड सिंथेटेज के साथ PABA की जगह पर क्या जुड़ जाते हैं, सल्फर ड्रग्स जुड़ जाते हैं। सल्फर ड्रग्स जब जुड़ गए तो ये क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है PABA का, फोलिक एसिड सिंथेटेज का। तो वो एंजाइम फिर काम नहीं कर पाता, फोलिक एसिड के सिंथेसिस नहीं हो पाती और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस मैकेनिज्म पर ये काम करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। रिवर्सिबल है, Vmax अनअफेक्टेड है और Km की वैल्यू इंक्रीज होती है। इसको हम ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। वेरिएशन ध्यान रखिए, इसके पहले ग्राफ बनाया था आपने जो कि सिर्फ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इफेक्ट को दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर दो तरह का वेरिएशन है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में और एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में देखिएगा, ये जो ब्लू कलर से शो किया गया है विदाउट इनहिबिटर, और रेड कलर से जो शो किया गया है वो विद इनहिबिटर है। तो रेड कलर वाला जो ग्राफ है देखिए आगे जाकर यहाँ पर मिल जा रहा है विदाउट इनहिबिटर के साथ। इसका ये मतलब हुआ कि हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दें तो ओरिजिनल Vmax को अटेन किया जा सकता है, और इसीलिए कहा जा रहा है, कंडीशनल है ये इफेक्ट, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि Vmax अनअफेक्टेड है और Km की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है उसका सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल हैं वो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ नहीं जुड़ते बल्कि दूसरे साइट के साथ जुड़ते हैं। उन्हें दूसरे साइट्स को हम आगे चलकर एलोस्टेरिक साइट्स भी बोल सकते हैं। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट बाइंड एट डिफरेंट साइट्स। कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा था, सेम साइट था, इनहिबिटर का स्ट्रेंथ ज्यादा था तो इनहिबिट कर दे रहा था, ओरिजिनल सबस्ट्रेट का स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए तो वो इनहिबिटर को रोक दे और अपना जो ओरिजिनल फंक्शन है वो परफॉर्म करे। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ ऐसा नहीं। क्यों ऐसा नहीं? क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कोई स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस शो ही नहीं करता, तो शो ही नहीं करता तो उसका एक्टिव साइट के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। तो एक्टिव साइट के साथ कोई रिलेशन नहीं, तो इसका दूसरा मतलब ये निकला कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का कोई इंपैक्ट नहीं है। तो Vmax ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो अच्छा, कुछ केसेस में इसका इफेक्ट क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में क्या इफेक्ट, रिवर्सिबल। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में इफेक्ट क्या है, इरिवर्सिबल है। इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट बाइंड एट डिफरेंट साइट्स, Vmax डिक्रीज हो गया, Km अनअफेक्टेड रहा। अनअफेक्टेड रहा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं है क्योंकि इनहिबिटर के ऊपर। क्यों नहीं है? क्योंकि इनहिबिटर एक्टिव साइट के साथ कोई एफिनिटी शो ही नहीं करता। एग्जांपल इसका क्या रखिए, साइनाइड पॉइजनिंग। ये क्या करता है, एक रेस्पिरेटरी
जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसका एक फाइनल पार्ट होता है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, तो ये स्टेप 4 पर एक्ट करता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को ये रोक देता है और उससे एटीपी का फॉर्मेशन रुक जाता है, इंस्टेंट डेथ हो जाती है। तो वो है साइनाइड पॉइजनिंग, इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक दूसरा इसका एग्जाम्पल दिया जाता है डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, DFP गैस, इसको कमर्शियली नर्व गैस भी बोला जाता है। तो ये एसिटिल कोलिन स्टरेज जो एंजाइम होता है जो कि नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेट करता है केमिकल सिनेप्स पर, उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, ये रोक देता है और सबसे पहले रेस्पिरेटरी मसल्स को ये पैरालाइज करता है, उसमें भी डेथ होती है। तो ये भी एक एग्जांपल है नॉन कम्प्लीट इनहिबिटर का। लेकिन जो एक सबसे हिट जो एग्जांपल है वो कौन सा है, साइनाइड पॉइजनिंग। इसमें देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें भी दो तरह के ग्राफ मिलेंगे। एक जो कंपेयर करेंगे अगर हम, तो इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर और इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। तो विदाउट इनहिबिटर तो नॉर्मली ये ग्राफ अटेन होगा, लेकिन विथ इनहिबिटर क्या होगा, एलिवेशन ग्राफ का कम हो जाएगा। तो ये है Vmax ओरिजिनल और ये है Vmax डैश न्यू, क्या हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है। Vmax न्यू या डैश कर लीजिए इज ये क्या है, कम हो जा रहा है। और देखिए हाफ Vmax Km पर मिल रहा है, हाफ Vmax डैश भी Km पर मिल रहा है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए तीन प्रॉपर्टी नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन की हो गई। इरिवर्सिबल है नेचर, Vmax कम हो जा रहा है और Km क्या हो जा रहा है, इसका अनअफेक्टेड है Km। तो ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा। तीसरा होता है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन तब बोला जाता है जब कोई एक मल्टी स्टेप प्रोसेस पार्टिसिपेट कर रहा है, मेटाबॉलिक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे एक रेस्पिरेटरी चेन ही ले लें, ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शंस हैं, इसी तरह से क्रेब्स साइकिल में, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मल्टी स्टेप जो प्रोसेस है, तो उसमें एक एंजाइम का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे एंजाइम के लिए इनहिबिटर या स्टिमुलेटर का काम कर सकता है। एक्टिविटीज ऑफ सब एंजाइम्स इन मेटाबॉलिक चेन वो इंटरनली रेगुलेट हो जाते हैं एक दूसरे एंजाइम के सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट से। एग्जांपल की दिया गया है इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज है, ग्लूकोज पर एक्ट करता है हेक्सोकाइनेज, जो उसको किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 ये पहला रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल जो 10 स्टेप्स प्रोसेस है, तो यहाँ पर रिएक्शन नंबर 139 या 13 और लास्ट रिएक्शन, जो ये टोटल 3 रिएक्शन होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, इसको पेसमेकर कहा जाता है। ये ग्लाइकोलाइसिस के स्टेट को डिटरमाइन करते हैं। तो पहला ही रिएक्शन जो हेक्सोकाइनेज से कैटालाइज हो रहा है, जिसमें होता क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी कम हो गई। किसका एग्जांपल है, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन का एग्जांपल है। फिर दूसरा एक फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, उसी का नेक्स्ट। और फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी एडीपी के प्रेजेंस में क्या होती है, बढ़ती है। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी एडीपी के प्रेजेंस में बढ़ती है, एटीपी के प्रेजेंस में कम होती है। ये एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन का इफेक्ट है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। समराइज कर दीजिए, टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में Vmax है, Km है, और फिर कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। एंजाइम्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद अब इस सेगमेंट में हम लोग एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि एंजाइम्स जो होता है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है अपने एक्टिव साइट की हेल्प से। और एक्चुअली करता क्या है, ये किसी केमिकल रिएक्शन में लगने वाले एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और उसको कम करके फिर वो रेट को, उस पर्टिकुलर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी के केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए, प्रॉपरली एक कन्वीनियंटली क्लासीफाई करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ध्यान दीजिए, IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसने एक कमीशन बनाया, एंजाइम कमीशन 1961, जिसने कि फिर फर्दर एंजाइम्स को 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया। ये जो क्राइटेरिया था एंजाइम्स को क्लासीफाई करने का,
जो मेजर क्राइटेरिया ये था कि ये जो एंजाइम्स है वो किस तरह के केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं। यानी कि एंजाइम को क्लासिफाई करने का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ये है नेचर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, केमिकल नेचर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कि उसमें ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, कि ब्रेकिंग हो रही है बॉन्ड की, कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से ये केमिकल नेचर जो था जो होता है केमिकल रिएक्शंस का, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का जो पर्टिकुलर एक केमिकल नेचर, उसके बेसिस पर एंजाइम कमीशन ने फिर एंजाइम्स को 6 मेजर क्लास में डिवाइड किया है। वैसे अगर हम कंसीडर करें तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स आर फाउंड इन लिविंग वर्ल्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो इनको एक प्रॉपर्ली क्या करना था, क्लासिफाई करना था, अरेंज करना था अपने प्रॉपर्टी के साथ। तो ये करने का काम एंजाइम कमीशन ने किया और नेचर ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन के बेसिस पर एंजाइम्स को 6 मेजर क्लास में डिवाइड किया, और जिसमें हर क्लास के अपने 4 से 13 फर्दर सब क्लासेस हैं। हर क्लास के अपने 4 to 13 सब क्लासेस हैं, और हर एंजाइम को एक 4 डिजिट नंबर भी असाइन किया गया उनको इजिली आइडेंटिफाई करने के लिए, लोकेट करने के लिए, एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स में से, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम कमीशन नंबर। ये फैक्ट, इतने फैक्ट जरूर ध्यान रखेंगे, ये एंजाइम की क्लासिफिकेशन के हिस्ट्री से रिलेटेड है। और एंजाइम कमीशन नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला कोई सा एग्जांपल एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन अपने इंफॉर्मेशन के लिए एक एग्जांपल आप कंसिडर कर लीजिए। 5217 ये रेटिनल आइसोमेरेज के लिए है। ध्यान रखिएगा जो पहला डिजिट है वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सब क्लास को, तीसरा सब क्लास को, और जो लास्ट डिजिट है वो इंडिविजुअल एंजाइम का नाम होता है। और हमको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि आपको सभी एंजाइम्स के एंजाइम कमीशन नंबर याद करने होंगे, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो जो पहला डिजिट है उस पर ध्यान दीजिए, जो पहला डिजिट होगा वो 1 to 6 ही होगा, और उसी सीक्वेंस में हमको याद भी रखना है। सीक्वेंस को मेंटेन रखने के लिए एक की ध्यान रखिएगा, ओथलिल, OTHLIL, जो 6 मेजर क्लासेस हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, और दूसरा फिर ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज, लाइगेज, ये 6 मेजर क्लासेस हैं। इसमें देखिए L 2 बार आ रहा है, तो उसको कैसे ध्यान में रखेंगे, एक है लाइगेज LYASES, और दूसरा है लाइगेज LIGASE। तो जब आप अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में जाएंगे तो I पहले आता है, Y बाद में आता है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर जो की हम लोग बना रहे हैं ओथलिल, ये की में लाइएज Y पहले आ जाएगा और I वाला क्या होगा वो बाद में आएगा। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। फिर बहुत ही ईजी है ये। ऑक्सीडो रिडक्टेज, डिहाइड्रोजनेज जो हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर रहा है, तो उससे जो रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस हो जाएगा। डिहाइड्रोजनेज PGEL डिहाइड्रोजनेज इसका एक एग्जांपल हो जाए, जो ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है। ट्रांसफरेज ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है, हेक्सोकाइनेज जो फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस, कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, यहाँ पर एक नाम लिख दिया गया है अपने कन्वीनियंस के लिए, प्रोटीएज। तो प्रोटीएज क्या कर रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर, इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। फर्दर लाइगेज, तो लाइगेज भी क्या करता है, ग्रुप को रिमूव करता है सबस्ट्रेट के साथ, यानी कि सबस्ट्रेट को ब्रेक करने का काम कर रहा है, लेकिन ये हाइड्रोलिसिस नहीं करता। तो हाइड्रोलिसिस नहीं करता तो यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक एग्जांपल इसमें दिया गया है एल्डोलेज, ये क्लीवेज बेस्ड प्रोसेस को हम बोल सकते हैं। आइसोमरेज जो आइसोमराइजेशन करता है, और लाइगेज जो कि कनेक्शन या ज्वाइनिंग ऑफ टू कंपाउंड्स, दो मॉलिक्यूल्स को, दो केमिकल कंपाउंड्स के आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इसका एक एग्जांपल क्या है, DNA लाइगेज, जिसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। फर्दर प्रॉपर्टीज कुछ याद रखेंगे एंजाइम्स की, जैसे एंजाइम प्रोटीन नेचर में होते हैं, तो ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ये एक फेमस स्टेटमेंट है जो ध्यान में रखना है। एक्सेप्शन है इसका राइबोसाइन। फिर एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को सिर्फ कैटालाइज करता है, ओनली कैटालाइज। ये कभी भी किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं करता, इनिशिएट नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, कैटालाइज करता है। ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, रिएक्शन में ये कंज्यूम नहीं होता, अनअल्टर्ड रहता है, और इसीलिए बार बार ये एक ही एंजाइम कई सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है।
फिर एंजाइम क्या होता है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटीएज है वो प्रोटीन पर ही एक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट नहीं करेगा, तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। और एफिशिएंसी इसकी कैसे डिसाइड करते हैं, टर्नओवर नंबर से, कि पर यूनिट टाइम में कितने मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। पर यूनिट टाइम कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, इसको बोलते हैं टर्नओवर नंबर। तो टर्नओवर नंबर जितना ज्यादा होगा एंजाइम उतना ज्यादा एफिशिएंट माना जाएगा, उतना फास्ट माना जाएगा। तो फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फर्दर जो कि पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पर सेकेंड 6 लाख मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के बना देता है बाय कैटालाइजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और फिर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स होते हैं। सिंपल एंजाइम जिसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है, और कॉम्प्लेक्स एंजाइम जिसमें प्रोटीन पार्ट के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि कोफैक्टर्स भी एसोसिएटेड होते हैं। देखिए, कंपोजिशन के बेसिस पर एंजाइम्स जो होते हैं वो 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं सिंपल एंजाइम और एक को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम, या उसी को हम कॉन्जुगेट एंजाइम भी बोल सकते हैं। कंपोजिशन पर के बेसिस पर बोला जा रहा है। बेसिक कंपोजिशन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। एंजाइम्स आर बीइंग प्रोटीन इन नेचर पोजेस पॉलीपेप्टाइड चेन। तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन का ही सिर्फ बना हुआ एंजाइम या कुछ दूसरे कंपोनेंट्स उसमें पाए जा रहे हैं, इसके बेसिस पर हम लोग सिंपल और कॉन्जुगेट एंजाइम्स के ग्रुप में डिवाइड करते हैं एंजाइम्स को स्ट्रक्चर के बेसिस पर। सिंपल एंजाइम में क्या है, सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल एंजाइम। एग्जांपल क्या है, जैसे ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, हाइड्रोलाइजेज को बिलोंग करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम या कॉन्जुगेट एंजाइम, जिसमें प्रोटीन पार्ट के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं हम कोफैक्टर। और एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर से मिलकर जो कंप्लीट एक एक्टिव एंजाइम बना उसको हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है और कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है, ऑर्गेनिक है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन है, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। एक समराइज देखिए यहाँ पर किया गया है फ्लो चार्ट के थ्रू। तो यहाँ पर तो सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिए कि होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट। कोफैक्टर का प्रेजेंस एक कॉन्जुगेट एंजाइम के एक्टिविटी के लिए बहुत ही जरूरी है, रिक्वायर्ड है। अगर कोफैक्टर को एक कॉन्जुगेट एंजाइम में से निकाल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। अच्छा, कोफैक्टर जो होता है जनरली कहाँ पाया जाता है, एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ प्रेजेंट होता है और एक्टिव साइट के काम करने में वो हेल्पफुल होता है। तो एक होलो एंजाइम में से, कॉन्जुगेट एंजाइम में से अगर कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाए तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, यानी कि उसकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। बाय द रिमूवल ऑफ कोफैक्टर एंजाइम लॉसेस इट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, एज सच ये पूछा जा सकता है नीट में। तो यहाँ पर देखिए वहाँ लिखा हुआ भी है कि रिमूवल ऑफ कोफैक्टर कॉज लॉस ऑफ कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। कोफैक्टर को जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक है तो वो टाइटली फर्मली अटैच्ड भी हो सकता है और लूजली अटैच्ड भी हो सकता है। तो कोफैक्टर को इस बेसिस पर 3 देखिए ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम आयंस। तो ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर है, लेकिन कोफैक्टर से प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है, बल्कि कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, कोएंजाइम भी हो सकता है और मेटल आयंस भी हो सकता है। कोफैक्टर इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ऑर्गेनिक है, टाइटली बॉन्ड है एक्टिव साइट के साथ, यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि एक प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ही एंजाइम के साथ पाया जाएगा, उसका टेम्परेरी एसोसिएशन नहीं है, वो परमानेंट पार्ट है उस पर्टिकुलर एंजाइम का। तो एक से ज्यादा एंजाइम के लिए वो सर्व भी नहीं करेगा, एक ही एंजाइम के लिए काम करेगा। एग्जांपल क्या है, हीम। किस हीम है, किसका एग्जांपल है, प्रोस्थेटिक ग्रुप का। ऐसे ऑर्गेनिक कोफैक्टर का एग्जांपल है जो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ फर्मली टाइटली अटैच्ड है। और कौन सा एंजाइम के साथ अटैच्ड है, वो परऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ एसोसिएटेड है, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप।
ये जो पेरोक्सीडेज और ऑक्सीडेज एंजाइम है, ये एंजाइम जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्मेशन और उसके फर्दर ब्रेकडाउन इनटू द वाटर और ऑक्सीजन रिलेटेड होते हैं। उस पर्टिकुलर रिएक्शन को ये कैटालाइज करते हैं। दूसरा है कोएंजाइम। कोएंजाइम्स भी ऑर्गेनिक है। प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ऑर्गेनिक है, लेकिन कोएंजाइम लूजली अटैच्ड होता है। उसका जो एसोसिएशन होता है एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ वो ट्रांजिएंट होता है, शार्प लिव्ड होता है, और होता कब है? एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब एंजाइम को काम करना होता है तभी वो मीडियम में से जाकर एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाता है। तो ट्रांजिएंट एसोसिएशन ड्यूरिंग कैटालिसिस, और जब ये लूजली अटैच्ड है तो ये एक से ज़्यादा एंजाइम्स के साथ भी जुड़कर उनके कैटालिटिक एक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है। तो जैसे एग्जांपल क्या दिया गया, बहुत सारे कोएंजाइम्स का पार्ट क्या होता है? विटामिन्स। विटामिन्स का जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में लिए जाते हैं, यानी कि जिनका प्रेजेंस मस्ट है बहुत थोड़े अमाउंट में हमारे डाइट में। तो विटामिन्स कोएंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूँ, नाइसिन। नाइसिन जो विटामिन है, किस विटामिन को बोलते हैं नाइसिन? नाइसिन बोलते हैं विटामिन B3 को। तो ये NAD के साथ भी एसोसिएटेड होता है और NADP के साथ भी एसोसिएटेड होता है। निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और फिर तीसरा टाइप है कोफैक्टर्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटल आयंस। इनऑर्गेनिक है ऑब्वियसली, और ये एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर बनाता है पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके साइड चेन के साथ ये जुड़ते हैं। तो वहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट मेटल आयन अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑफ एक्टिव साइट्स। तो एक्टिव साइट्स के साइड चेन के साथ जुड़े होते हैं। एक एग्जांपल इसमें याद रखना है आपको, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक एग्जांपल है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हाइड्रोलिस का एग्जांपल है, डाइजेस्टिव एंजाइम का एग्जांपल है। जिंक इसके फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है मेटल आयन। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए कौन सा मेटल आयंस है जो कि कोफैक्टर के रूप में काम करता है? जिंक। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने एंजाइम कंसीडर किया, और एंजाइम लास्ट यूनिट है किसका? बायोमॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल का सेगमेंट कंप्लीट होता है। हम लोगों ने जो भी पॉइंट डिस्कस किए हैं वो NCERT से रिलेटेड हैं। तो ये नीट के क्विक रिवीजन के लिए आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू।